विद्यार्थियों, संधि प्रकरण का आज अंतिम दिन। आज हम चर्चा करेंगे अंतिम बची हुई दो संधियों की, जो दीर्घ संधि है और एक पूर्ण रूप संधि है। सर्वप्रथम दीर्घ संधि का सूत्र है इसका जो सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे हम। दीर्घ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा हो जाना। सूत्र क्या कहता है, अकः। अकः मतलब अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, चार वर्ण होते हैं प्रत्याहार में आने वाले, अ ई उ री तथा री। ये चार प्रत्याहार हैं, ये अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। पांच वर्ण है जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं अथवा लघु स्वर भी कहते हैं, तथा अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ये पांच हैं। इनके पश्चात यदि सवर्ण आए, इस बात पर ध्यान देना है। सवर्ण का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे पहले। एक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का एक समान हो वे सभी वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। जैसे कि ए तथा आ, इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये दोनों आपस में सवर्ण है। ई और बड़ी ई दोनों सवर्ण है, उ और उ सवर्ण है आपस में। री और री ये दोनों भी सवर्ण कहे गएंगे, हालांकि इनका उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन फिर भी इनको आपस में सवर्ण कहा गया है। तो अगर इन वर्णों के पश्चात समान वर्ण आए अथवा सवर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब ए के स्थान पर हो जाएगा आ, ई के स्थान पर ई, उ के स्थान पर उ, री के स्थान पर री और री के स्थान पर री। का दीर्घ होता नहीं है तो इसका बड़ी री ही होगा। कैसे होता है एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात समान वर्ण आने पर अथवा सवर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। दोनों ह्रस्व या दीर्घ हैं जो हट करके उन दोनों के स्थान पर एक रूप दीर्घादेश हो जाएगा। यही इसका नियम है। कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे हम। जैसे यहां पे हिम में शेष है ए, सामने वर्ण है आ। इन दोनों को हटा करके इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ रूप आ। क्योंकि दो समान वर्ण मिलेंगे तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। ए का दीर्घ आ होता है तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। अब इसको मिला करके जब लिखेंगे तो हिम में से ए हटेगा तो आधा में बचेगा, इनके स्थान पर आ हो गया और सामने लय। इसको मिला करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा हिमालय। इस प्रकार से
दीर्घ संधि में दो वर्ण समान आए, ए ई उ री, यदि समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण देखेंगे हम। ए या आ के पश्चात चाहे ए आए अथवा आ आए, दोनों के स्थान पर होगा क्या? आ, क्योंकि ए का दीर्घ आ ही होता है, तो चाहे तो ए के पश्चात ए आए, चाहे ए के पश्चात आ आए, चाहे आ के पश्चात ए आए, चाहे आ के पश्चात आ आए, दोनों के स्थान पर आ ही होगा। यह इसका नियम है। जैसे देखिए, विद्याधन अर्थी, आ प्लस ए विद्यार्थी, रत्ने धन आकर है, रत्नाकर हो जाएगा, देव धन आलय है, देवालय हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ई के एग्जाम्पल देखेंगे। चाहे ई के पश्चात छोटी ई आए, चाहे बड़ी ई आए, अथवा बड़ी के पश्चात छोटी ई आए अथवा बड़ी ई आए, दोनों के स्थान पर दीर्घ ही होता है। जैसे हरिधन की शहर, ये हो जाएगा हरि शहर। कपीधन इंद्रहर, ये हो जाएगा कपिंद्रहर। नदी धन ईशहर, ये हो जाएगा नदीश। तो आप देखिए, छोटी प्लस बड़ी बड़ी, छोटी प्लस छोटी बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बड़ी, इस प्रकार से दो सवर्ण मिलेंगे यदि, तो उनके स्थान पर दीर्घ ही होता है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे उ के। ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ के पश्चात ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ यानी कि दीर्घ उ हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मधुधन उत्सव, छोटा उ प्लस छोटा उ, मधुत्सव, वधूधन उत्सव, वधूत्सव, लघुधन ऊर्मी, लघु ऊर्मी। छोटा प्लस छोटा बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बड़ा, दो समान वर्ण मिलने की स्थिति में दीर्घ ही होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। आगे री के एग्जाम्पल देखेंगे। पितृ धन ऋणम, री प्लस री, ह्रस्व री प्लस री, दीर्घ री, और दीर्घ री इस प्रकार से होता है पितृणम। इसी प्रकार से होत्री धन ऋकार है, यह हो जाएगा होत्रिकार। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे। वैसे भी ये सरल संधि है, ये संधि 12वीं में भी है, 10वीं क्लास में नहीं है सिलेबस में, हालांकि आ सकती है। पिछली बार भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे संधि में, और उससे पिछली बार भी पूछे गए थे, तो आ सकते हैं।
बाकी 12वीं में सिलेबस में भी है, सूत्र का भी ध्यान रखेंगे इसका। अकह सवर्णे दीर्घ, इसी के साथ ये दीर्घ संधि का टॉपिक समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर। आगे हम अगली संधि की ओर चलते हैं, जो है पूर्व रूप संधि। बेहद छोटी संधि है, इसका छोटा स्वरूप है और पहचान भी सबसे आसान है पूर्व रूप संधि की। इस संधि का सूत्र है एंग पदांतात् अति। इस सूत्र को समझेंगे सर्वप्रथम तो एंग का मतलब क्या होता है, ए तथा ओ। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है ए तथा ओ। यदि ये पदांत के हो, कैसे हो, पदांत के, तो इसके पश्चात अत अर्थात ए1 आई, केवल ए1, ए ओ के पश्चात अत आए यानी कि ए1 आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश होकर के इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह ये हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। तथा ये पूर्व वाला ए है अथवा ओ है वो यथावत रहेगा, बाद में जो ए है इसके स्थान में अवग्रह हो जाएगा। यही पूर्व रूप संधि है। अब इसके बारे में और जानते हैं हम कि पदांत क्या होता है तथा ये अयादि संधि का जो सूत्र था एचो अयवा याव है, उस सूत्र का वादक भी है ये सूत्र। उस सूत्र में हमने पढ़ा था कि ए तथा ओ के पश्चात कोई भी स्वर आएगा तो कहीं के स्थान पे आय होगा और ओ के स्थान पे अव होगा, लेकिन यहाँ पे स्वर ए आ रहा है लेकिन फिर भी आय अव नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे कि पदांत क्या है। देखिए पदांत का मतलब ये होता है एक पद की परिभाषा है संस्कृत में। पद क्या होता है, देखिए सुप्तिंगंतम पदम। यह परिभाषा पद की है कि पद क्या होता है कि सुप और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हो, सुप अथवा तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हो वही पद होते हैं। ये पद की परिभाषा है। और पदम न प्रयोजित यानी कि जो पद नहीं हो उसका प्रयोग हमें भाषा में नहीं करना चाहिए, संस्कृत भाषा में। अब ये सुप और तिंग प्रत्यय क्या होते हैं इसके बारे में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जानकारी होगी, नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक संज्ञा शब्द जो होता है उसके पीछे सुप प्रत्यय लगते हैं। ये 21 प्रत्यय होते हैं, स्वौपजा समुच्चय इत्यादि। इसी प्रकार से जो कि धातु रूप होते हैं उनके पीछे भी 3 प्रत्यय लगते हैं। जो परस्मैपदी धातु होती है उनके पीछे ये प्रत्यय लगेंगे तिप्ता जी, और आत्मनेपदी धातु होती है उनके पीछे लगते हैं ते आताम छह। ये प्रत्यय 3 प्रत्यय कहलाते हैं तथा संज्ञादि शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ये सुप प्रत्यय लग करके रूप सिद्ध होकर के फिर वह पद बनता है जो प्रयोग के लायक होता है या जिसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि राम, यहाँ पे राम कोई पद नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब हम इसमें सु प्रत्यय लगाएंगे तो रूप सिद्ध होकर के बनेगा राम है। अब राम है पद का अर्थ है राम ने। इसी प्रकार से रामायण पद, इसमें टा प्रत्यय लगा हुआ है, टा प्रत्यय लगाएंगे तो ये पद हो जाएगा रामीण सिद्ध होकर के। रामायण पद का अकेले का अर्थ है राम के द्वारा। राम का अर्थ है राम ने, रामम का अर्थ है राम को। तो इनका स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है, इसके प्रत्येक पद का स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। यानी कि एक पद भी हम बताएंगे तो उसका भी अर्थ होता है। जैसे हमने रामायण कहा तो रामायण का अर्थ होता है राम के द्वारा, हमने रामम कहा तो उसका अर्थ होता है राम को, हमने रामे कहा तो मतलब राम पर या राम में। तो इसके प्रत्येक पद का अर्थ होता है और वह पद बनता है किससे, ये प्रत्यय लगाने के पश्चात। सुअवजा समुच्चय, ये दो सुबंध संज्ञादि प्रत्यय ये संज्ञादि रूपों में लगते हैं और 3 प्रत्यय लगते हैं
धातु रूपों में, जैसे पट प्लस ति पष्टि रूप वर्तमान काल में अलग लकार में सिद्ध होता है, इसी प्रकार से। तो अब बात वापस करते हैं हम संधि की, कि ये पूर्व रूप संधि का नियम क्या कहता है कि पदांत में यदि ए हो, ए और ओ हो, जैसे कि यहाँ रामे, राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप बनता है रामे, ये जो ए है ये पदांत का ए है, यहाँ पे घी प्रत्यय लगा हुआ है, ये पदांत का ए है। इसके पश्चात यदि आकार आएगा तो यहाँ पे अयादि संधि नहीं होकर के ये संधि होगी पूर्व रूप संधि। बाकी अगर पदांत का ए नहीं है, जैसे कि नयनम, जैसे कि नयनम पद है, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो होगा ने धन अनम। अब यहाँ पे जो ने है ये पद नहीं है, इसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसका हमने वैसे ही विखंडन किया है, तो यह पद नहीं है, इसलिए यहाँ पे अयादि संधि होती है, पूर्व रूप संधि नहीं होगी। ये राम में एक स्वतंत्र रूप से पद है, इसलिए यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी। ध्यान रखने वाली बात एक और है कि केवल ए वर्ण एस स्वर आने पर ही होती है, अयादि संधि में चाहे कोई भी स्वर आए, पूर्व रूप संधि में केवल ए अथवा ओ के पश्चात ए ही वर्ण आता है। तो इसमें तीन कंडीशनों का ध्यान रखना है कि एक तो पदांत का ए हो अथवा पदांत का ए हो अथवा ओ हो, तथा इनके पश्चात केवल एस और आए तो ही दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश तथा ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह, ये चिन्ह हो जाएगा ए का। इन चीजों का ध्यान रखना है अपन को। अब इसके एग्जांपल बता देता हूं, कम ही है इसके उदाहरण वैसे। इसकी उससे पूर्व इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि पदांत ए अथवा ओ के पश्चात ह्रस्व आकार आए तो दोनों के स्थान पर, पूर्व वाले ए ओ के स्थान पर भी, पश्चात वाले ए के स्थान पर भी पूर्व रूप एकादेश हो जाता है तथा ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसे लिख लेंगे। अब इसका एग्जांपल लिखवाता हूं। यथा हरे धन अ, हरे में ए शेष है, सामने ए है, ये ए जो है वह पदांत का ही है, तो इसका जब संधि करेंगे तो ए प्लस ए दोनों स्थान पर ये पूर्व का ए है वह यथावत रहेगा, ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। ये रूप सिद्ध होगा इसका हरे अ। इसी प्रकार से वृक्षे धन अस्मिन्, यह रूप सिद्ध होगा वृक्षेस्मिन्। रामो धन अयम्, रामो अयम् को धन अपि, को अपि। परीक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर ये एग्जांपल इस प्रकार से पूछे जाए को धन अपि, तो इसमें पूर्व रूप संधि होगी को अपि। इस प्रकार से पूछा जाए रामो धन अयम्, तो इसमें पूर्व रूप संधि होगी राम धन। अगर ये एग्जांपल दूसरे हिसाब से पूछा जाए, जैसे कि ये आ जाए राम है धन अयम्, यह क्या है धन अपि, तो फिर इसमें सर्वप्रथम उत्तर विसर्ग संधि होगी, जिसका सूत्र अलग है, अतो लोर एप्लुतार प्लुते, यानी कि यदि विसर्ग से पूर्व भी ए हो और पश्चात भी ए आए तो विसर्ग बदल जाता है उ में, तथा ए प्लस उ मिलकर के ओ हो जाता है, पश्चात वाले ए का अवग्रह। तो यहाँ सबसे पहले उत्तर विसर्ग संधि होगी, बाद में पूर्व रूप संधि। लेकिन यदि उदाहरण इस प्रकार से आता है तो केवल पूर्व रूप संधि ही होगी। अगर यहाँ पे इसका विच्छेद करवा जाए, जैसे को अपि है, इसका विच्छेद करें। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम इसका विच्छेद कह प्लस अपि करें या को धन अपि करें, तो उसमें आप परीक्षा में देख लेना
कि जो कक्षा 10 है उसका जो सिलेबस, उसमें एक एग्जाम्पल स्वर का आता है, एक व्यंजन का आता है, एक विसर्ग का आता है। तो आप देख लेना कि भाई स्वर संधि का एग्जाम्पल आ चुका है या नहीं है, या विसर्ग का आया है अथवा नहीं है। तो जो एग्जाम्पल नहीं आया हो वो करेंगे इसमें, अगर केवल इसका विच्छेद करवाए तो, अन्यथा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पूर्ण रूप संधि है। इसी के साथ कक्षा 10 और 12 में जो भी संधियां हैं वो सारी मैं पढ़ा चुका हूं। आशा करता हूं कि सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो ग्रुप में कमेंट करें, बताएं हमें कि भाई क्या समस्या है। इसी के साथ हम जो ये टॉपिक है अक्षसंधि प्रकरण, इसको समाप्त करते हैं। कल फिर से कोई नया टॉपिक आरंभ करते हैं। धन्यवाद।